Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today lecture. In last lecture, we talked about the processing steps of different processing steps regarding rice processing. राइस की मिलिंग वगैरह जो है वो किस तरह की जाती है। तो इसमें हमने डिफरेंट जो चीज़ें पढ़ी थी कि जिसमें यानी मसलन हेड राइस क्या होता है, ब्रोकन कर्नल्स वगैरह क्या होते हैं। इसके अलावा जो डी हस्किंग का फिनोमिना है वो क्या है। इसके अलावा जो डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ राइस है उसको हमने डिस्कस किया था। तो डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जो है हल वगैरह वो 20% या हस। इसके अलावा ब्रेन लेयर जो होती हैं वो 11% होती हैं। इसके अलावा जो स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है वो 69% होता है। नेक्स्ट है इसमें जो कमर्शियल राइसिंग है, कमर्शियल मिलिंग ऑफ राइस है, यानी कमर्शियल मिलिंग जो है वो क्यों करते हैं या कितनी। तो ये एक मल्टी स्टेज फिनोमिना है, या इसे मल्टी पास राइस मिल्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमर्शियल मिलिंग। A commercial rice miller will have the following objectives. नंबर वन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंज्यूम प्रोड्यूसिबल एडिबल पोर्शन है, ताकि जो एडिबल पोर्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि कंज्यूमर को अपील कर सके, ताकि जो कंज्यूमर है वो उसे परचेज करे और कंज्यूम करें। इसके अलावा जो टोटल मिल्ड रिकवरी है वो मैक्सिमाइज हो, और जो पैडी की ड्यूरिंग द मिलिंग जो ब्रेकेज वगैरह होती है वो ब्रेकेज कम से कम हो। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि फंक्शंस ऑफ ए प्री क्लीनर। तो इसमें दो तरह की जो है डबल स्क्रीन जो है वो बेड ऑसिलेटिंग बेड लगा होता है। जो फर्स्ट स्क्रीन होती है हम स्क्लैपर कहते हैं। सो स्क्लैपर का क्या काम है कि स्टार्च जो वगैरह जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद होती हैं ग्रेन्स में, उसको ये रोकता है, स्क्रीन जो होती है। या जो इसके अलावा जो ग्रेन्स हैं उनको पास आउट होने देता है, जबकि जो सेकंड स्क्रीन है वो ग्रेन्स को रोक लेती है, जबकि जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ हैं या वीड सीड्स वगैरह हैं उनको जो है ये जाने देती है। वो फिर एयर सक्स एस्पायरेटर के थ्रू जो है वो सक्स आउट हो जाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट एम्प्टी ग्रेन्स वगैरह भी होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हस्किंग है। हस्किंग आर द डी हलिंग। तो इसमें ये होता है कि जो आउटर पोर्शन होता है, तो जो कवरिंग होती है उसको जो है रिमूव करने को कहते हैं डी हस्किंग या डी हलिंग। इसके अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं फॉर द हस्किंग पर्पस। तो इसमें जो हैं तीन तरह के जो हैं हस्कर यूज़ होते हैं फॉर द हस्किंग पर्पस। तो इसमें नंबर वन है स्टील हस्कर, अंडर रनर हस्कर एंड रबर रोलर हस्कर। तो जो डिस्क्रिप्शन बयान की गई है वो दो रोलर्स हैं, स्टील हस्कर और जो रबर रोलर हलर है। तो इनके डिफरेंट जो हैं फिनोमिनाज हैं और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी डिफरेंट है। जो टोटल मिल्ड रिकवरी है, तो जो स्टील हस्कर होता है उसमें जस्ट जो है वो एक दो पार्ट्स होते हैं, एक शाफ्ट सी होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप में स्क्रीन होती है। तो जो इसे पावर चाहिए होती है वो 5 to 20 हॉर्स पावर इंजन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है इसमें जो मेल्ड रिकवरी है वो कम होती है। इसमें जस्ट मेल्ड रिकवरी जो है वो 53 to 55% होती है। जो मिल्ड इसमें रिकवरी है वो जस्ट 53 to 55% है। इसके बाद अलावा जो है रबर रोलर हलर वगैरह होते हैं। तो उसमें ये होता है कि दो तरह के जो रोल्स वगैरह वो फिटिंग होते हैं सेम डायमीटर के। तो जो वन रोलर होता है वो फिक्स पोजीशन पे होता है। जो सेकंड रोलर है वो एडजस्टेबल है, यानी कि जिस डिज़ायर पे, यानी कि जिस तरह की आप क्लियरेंस जो आपको रिक्वायर्ड है उस लिहाज से उसे एडजस्ट कर लिया जाता है। तो एक जो रोलर है उसकी स्पीड कम होती है, दूसरा जो रोलर होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसमें एक एस्पायरेटर जो उसकी बेस पे अटैच होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि डिफरेंट जो हल्स वगैरह हैं फ्रॉम द ब्राउन राइस उसको रिमूव करता है। तो इसकी जो मिलिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्टील हस्कर। द रबर रोलर हलर हैव द मिल्ड रिकवरी अबाउट 85 to 90%। आज जो हमने यानी कि चीज़ पढ़नी है वो है राइस वाइटनिंग। वाइट राइस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्राउन राइस बाय रिमूविंग द ब्रान लेयर एंड द जर्म। तो जो वाइट राइस जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है कि जो ब्रान लेयर्स वगैरह होती हैं उनको रिमूव करके और जो जर्म पोर्शन है उसको रिमूव किया जाता है। द ब्रान लेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कर्नल बाय अप्लाइंग फ्रिक्शन टू द ग्रेन सरफेस, आइदर बाय रबिंग ग्रेन्स अगेंस्ट एन abrasive surface और अगेंस्ट ईच अदर। तो जो ये ब्रांड लेयर का रिमूवल का जो फिनोमिना है वो फ्रिक्शन के थ्रू होता है। तो इसमें जो फ्रिक्शन है वो किस तरह की जा सकती है, या तो जो
ग्रेन्स है उसको वो किसी अब्रेसिव सरफेस के साथ यानी कि अगेंस्ट उसके जो है वो फ्रिक्शन की मूवमेंट से जो लेयर्स हैं वो रिमूव की जाएं, या फिर उसे यानी कि एक तो यानी कि वो सरफेस के थ्रू फ्रिक्शन फील करेगा और दूसरा वो आपस में भी फ्रिक्शन करेंगे अगेंस्ट ईच अदर। तो ये जो है फिनोमेना फॉर द रिमूवल ऑफ द ब्रेन लेयर्स अंडर द फिनोमेना ऑफ फ्रिक्शन, द अमाउंट ऑफ ब्रेन रिमूव्ड इज नॉर्मली between 8 to 10% of the total paddy weight, but this will vary according to the variety and degree of whiteness required। तो ये होता है कि जो ब्रेन पोर्शन है जो उसका जो 8 से 10% जो है वो टोटल पैडी वेट के इक्विवेलेंट जो है वो ब्रेन पोर्शन जो है वो रिमूव होता है, या जो आउटर लेयर्स वगैरह होती हैं वो रिमूव होती हैं। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है दो चीज़ों पे कि आपकी जो वैरायटी है वो कैसी है, और इसके अलावा जो डिग्री ऑफ वाइटनेस रिक्वायर्ड, अगर मसलन वाइटनेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो फिर ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन का अमल होगा, जो चावल के डायमेंशन है वो भी इफेक्ट होंगे। तो उससे वाइटनेस तो अचीव हो जाएगी लेकिन उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर यानी कम करनी है तो फिर वाइटनेस थोड़ी सी कम होगी, चावल आपका थोड़ा सा मोटा होगा। तो ये फिनोमिना है। दिस प्रोसेस यूज टू वाइटन ब्राउन राइस कैन बी क्लासिफाइड एज एब्रेसिव और फ्रिक्शन। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें ब्राउन राइस को वाइटन किया जाता है तो इसे एब्रेसिव या फ्रिक्शन कहते हैं। तो वाइटनिंग जो है वो दो तरह से अचीव की जा सकती है, या तो एब्रेसिव वाइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू या फ्रिक्शन वाइटनिंग। इन द abrasive whitening, in this process the grain is whitened by abrasive action of the rice kernel passing between a moving abrasive surface and stationary screen। तो abrasive surface और stationary screen के दरमियान से इनको गुजारा जाता है जो राइस कर्नल्स होते हैं। The hard rock surface is usually stone or a carbodium tie material। तो जो जो सरफेस होती है वो या तो पत्थर की बनी होती है, जो यानी कि जिसके थ्रू वो फ्रिक्शन के थ्रू या एब्रेसिव सरफेस जिसपे वो टकराते हैं। तो या तो फिर वो ये कार्बोरंडम टाइप मटेरियल की बनी होती है। कार्बोरंडम मटेरियल होता है यानी कि धात होती है। तो ये जो अब्रेसिव पीलिंग वगैरह जो है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जाती है तो उसमें भी यही मटेरियल यूज हुआ होता है, कार्बोरंडम टाइप मटेरियल। द abrasive process peels off the bran layers from the brown rice and applies less pressure to the grain than a friction process। तो जो
तो हम बात कर रहे थे राइस वाइटनिंग के रिलेटेड। तो दो तरह के फिनोमिना हैं। नंबर वन है एब्रेसिव वाइटनिंग, नंबर टू है फ्रिक्शन वाइटनिंग। तो जो abrasive whitening है, in this process the grain is whitened by the abrasive action of the rice kernel passing between a moving abrasive surface and stationary screen। तो जो abrasive surface है और stationary screen है उसके दरमियान से जो rice kernel है वो पास आउट किया जाता है। the harder of surface is usually stone or कार्बोरेंडम टाइप मटेरियल। तो कार्बोरेंडम टाइप या जो स्टोन टाइप मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है फॉर द हार्ड सरफेस या रफ सरफेस जो यूज़ कर रहे हैं। The abrasive process peels off the bran layers from the brown rice and applies less pressure on the grain than a friction process and is therefore better suited for the long grain varieties। तो जो abrasive process है उसमें ये होता है कि जो पीलिंग होती है डिफरेंट ब्रांड लेयर्स की, तो वो जो कर्नल है उस पर लेस प्रेशर जो है वो पड़ता है अगर हम अब्रेसिव वाइटनिंग यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन प्रोसेस। तो ये जो अब्रेसिव वाइटनिंग का जो प्रोसेस है ये इट इज़ वेल सूटेड फॉर द लॉन्ग ग्रेन वराइटीज़। तो लॉन्ग ग्रेन वराइटीज़ जिनका डायमेंशन या जो लॉन्गिट्यूड जो ये डायमेंशन वगैरह जो हैं वो लॉन्ग है वराइटीज़ के, तो उनके लिए ये गुड है अब्रेसिव वाइटनिंग। अब्रेसिव पॉलिशर्स कैन बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल इन द डिज़ाइन। तो जो पॉलिशर्स होते हैं अब्रेसिव पॉलिशर्स, तो उनका जो डिज़ाइन होता है वो माइट बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। द वर्टिकल कोन वाइटनर इज़ वेरी कॉमन इन मैनी एशियन कंट्रीज। तो जो वर्टिकल कोन वाइटनर हैं वो एशियन कंट्रीज़ में जो मोस्टली है वो ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन वाइटनिंग। इन द फ्रिक्शन वाइटनर द ग्रेन kernels are forced against each other and a metal screen by steel ribbed cylinder rotating inside a metal plated cylinder। तो जो फ्रिक्शन वाइटनर है उसमें जो ग्रेन कर्नल्स है उनको फोर्स किया जाता है अगेंस्ट ईच अदर एंड ए मेटल स्क्रीन बाय स्टील रिब्ड सिलेंडर रोटेटिंग इनसाइड ए मेटल प्लेट सिलेंडर। तो इसमें यानी कि जो एक मेटल प्लेट सिलेंडर होता है तो उसमें एक पार्ट होता है जो कि स्टील रिब्ड सिलेंडर है रोटेट कर रहा होता है मेटल प्लेट सिलेंडर के अंदर। तो इसका क्या फंक्शन है, जो कर्नल्स हम फोर्स कर रहे हैं वो मेटल स्क्रीन के साथ जाके टकराते हैं या स्ट्राइक करते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन इंडिविजुअल राइस ग्रेन्स एंड द बिटवीन द ग्रेन्स एंड द मेटल स्क्रीन रिमूव द सरफेस द ब्राउन लेयर फ्रॉम द ग्रेन। तो जो ग्रेन वगैरह जिनको फोर्स करके ये मशीन के थ्रू गुजारा जाता है वो आपस में भी टकराते हैं और फ्रिक्शन क्रिएट होती है। जब वो स्क्रीन के साथ टकराते हैं तो भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है और उसके नतीजे में जो है वो ब्राउन लेयर जो है वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसमें फ्रिक्शन पॉलिशर्स आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल इन डिजाइन एंड अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द ग्रेन देन एन एब्रेसिव वाइटनर। तो जो फ्रिक्शन पॉलिशर्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है इन डिजाइन, जबकि जो एब्रेसिव वाइटनर है उसकी पोजीशन वर्टिकल भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो फ्रिक्शन पॉलिशर जो है उसमें जो है प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, तो इसके लिए इसलिए जो ये लॉन्ग जो ग्रेन्स होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर यानी कि ये अब्रेसिव यानी कि हम यूज़ करेंगे फ्रिक्शन वाले यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि जो डैमेज करना जो है वो ज़्यादा होंगे, कर्नल ब्रोकन डाउन हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर जो है वो ब्रेन लेयर्स को रिमूव करने के लिए हाई है, तो उससे डैमेज कर्नल ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट स्टेप है राइस पॉलिशर। राइस पॉलिशर इज ए मशीन फॉर बफिंग या पॉलिशिंग for the kernels of the rice to change their appearance, taste and texture, transforming from brown rice into white rice। तो जो राइस पॉलिशर है इसके डिफरेंट जो है फंक्शंस हैं इसमें, यानी कि जो इसका जो टेक्सचर वगैरह है या जो उसका टेस्ट अपेयरेंस वगैरह यानी कि जो चमक आ जाती है वो चीज़ें यानी सारी इसमें जो राइस पॉलिशिंग में की जाती है। तो इसमें यानी कि ब्राउन राइस टू वाइट राइस में यानी कन्वर्ट हो जाता है। Rice polishers are the abrasive machines that use talc or some other very fine dust to buff other outer surface of the rice kernel। तो राइस पॉलिशर जो हैं ये abrasive machines होती हैं और उसमें जो टाग हम यूज़ करते हैं टाग और सम अदर वेरी फाइन डस्ट टू बफ द आउटर सरफेस ऑफ राइस। बफ यानी बफिंग वगैरह करते हैं, तो यानी कि जो आउटर सरफेस होती है उसको चमकदार करने के लिए या स्मूथ करने के लिए। तो ये टाग एक केमिकल है। तो या इसके अलावा कोई कोई भी फाइन डस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो उससे ये एक पॉलिशिंग का जो अमल होता है उससे ये होता है कि राइस की जो सरफेस है वो स्मूथ और चमकदार हो जाती है, उसकी जो अपेयरेंस है या जो उसके टेक्सचर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड ब्लेंडिंग। द लास्ट मेजर स्टेप इन द मॉडर्न प्रोसेसिंग मिल इज द रिमूवल ऑफ ब्रोकन फ्रॉम द मिल्ड राइस। तो जो मिल्ड राइस है उसमें जो ब्रोकन कर्नल्स हैं यानी कि जो होल हैं कर्नल्स जो यानी टूटे हुए नहीं, उनमें उनमें से जो ब्रोकन कर्नल्स हैं उनको रिमूव करना।
Sifters or screen separators are used to separate small brokens, also referred to as brewer's rice from whole grain and large brokens. तो जो सिफ्टर्स वगैरह हैं या जो स्क्रीन सेपरेटर्स वगैरह हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू रिमूव स्मॉल ब्रोकन्स। तो जो स्मॉल ब्रोकन्स हैं इनको आल्सो रेफर्ड एज ब्रूअर राइस। तो इस यानी कि डिफरेंट यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी कि इससे भी यानी कि कोई डिफरेंट डिस्टिलेशन बेवरेजेस वगैरह बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए इसे ब्रूअर राइस कहा गया है। तो फ्रॉम द होल ग्रेन एंड द लार्ज ब्रोकन्स। तो जो लार्ज ब्रोकन है आप लोगों को बताया था कि जो यानी कि हेड कर्नल्स हैं अगर उनका जो पोर्शन है 3/4 है यानी कि 75% वो एज ए थोड़ा सा उनका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज है तो उनको यानी कि मिक्सिंग कर ली जाती है जो होल ग्रेन है एज सच उनमें। तो उनको भी हम 3/4 वाले जो भी होंगे उनको भी हम हेड कर्नल्स ही कहेंगे। शिफ्टिंग विल आल्सो रिमूव जर्म्स एंड ब्रैन स्टिल प्रेजेंट इन द मिल राइस। तो ये नहीं है कि मसलन जो यानी कि पीछे से जो प्रोसेस हो रहा है तो वो एफिशिएंटली जो है वो सारी चीज़ें हैं वो रिमूव हो गई हैं। तो उसमें माइट भी जर्म्स और जो ब्रैन पोर्शन है वो प्रेजेंट हो तो उनको फिर अलग कर लिया जाता है शिफ्टिंग के थ्रू आफ्टर वाइटनिंग एंड पॉलिशिंग। Then large brokens and whole grains are either bagged for delivery to customer or further processed through length grades। तो जो लार्ज ब्रोकन्स होते हैं या जो होल ग्रेन्स होते हैं उनको आइदर बैक कर लिया जाता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द कस्टमर। तो यानी कि जो रिटेलर्स हैं या जो होलसेलर्स हैं उनको सेल आउट करने के लिए या इसके अलावा जो है फर्दर प्रोसेस थ्रू लेंथ ग्रेड्स या फिर इसके अलावा जो ये लेंथ ग्रेड्स के हिसाब से डायमेंशंस के हिसाब से उनकी डिफरेंट ग्रेडिंग वगैरह करके फिर उनको बैग किया जाता है। वो जो स्टार्ट में था कि लार्ज ब्रोकन एंड होल ग्रेन तो यानी जो लार्ज ब्रोकन है ये जो होल ग्रेन है उनको यानी कि ऐसा अगर पैक करना है तो अगर बिल्कुल यानी कि ग्रेडिंग करनी है डायमेंशंस के हिसाब से तो फिर उसे फर्दर पास आउट किया था थ्रू लेंथ ग्रेडर्स। फॉर मिलर्स catering to the high end to the export market length graders and blending stations are used। तो जो मिलर कैटरिंग के लिए यानी कि हाई एंड या एक्सपोर्ट मार्केट यानी कि जो प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ये होगी कि जो बहुत ही ए प्लस क्वालिटी की जो राइस होंगे वो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए लाजमी जो है वो लेंथ ग्रेड्स और ब्लेंडिंग स्टेशन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं विद द premises of the rice mill। नेक्स्ट है लेंथ ग्रेडिंग सेपरेट्स हेड राइस फ्रॉम द लार्ज ब्रोकन्स। तो जो हेड राइस है उसमें से यानी कि वो फिर उस फिनोमिना में ये आ जाता है कि जो हेड राइस हैं वो लार्ज ब्रोकन से भी अलग कर लिए जाते हैं। वो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल जो होल हैं ग्रेन जो अचीव हुए हैं वो सिर्फ उसमें। ब्लेंडिंग स्टेशन आल्सो फॉर मिक्सिंग ऑफ हेड राइस एंड ब्रोकन इनटू द करेक्ट प्रोपोर्शन एज स्पेसिफाइड बाय द ग्रेड। तो यानी उनके डिफरेंट जो हैं वो ग्रेड्स बनाए जाते हैं कि इसमें मिक्सिंग जो है वो ब्रोकन कर्नल्स की इतनी है वो बी क्वालिटी है और जो ज़्यादा जिसमें मिक्सिंग है वो सी यानी इस तरह डिफरेंट जो हैं वो ग्रेड्स है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मिल्क प्रोडक्ट्स या जो लोकल यूज़ करने हैं उनकी जो क्वालिटी है या जो ग्रेडिंग है वो अलग होगी। जो यानी कि एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करने हैं उनकी क्वालिटी जो है वो ए प्लस होगी। तो ये डिफरेंट ग्रेड स्टैंडर्ड है उसकी बेस पे जो है इसकी जो करेक्ट प्रोपोर्शन है या जो उसकी ब्लेंडिंग है यानी डिफरेंट जो ब्रोकन या होल कर्नल्स वगैरह उनकी मिक्सिंग वगैरह कर ली जाती है। फॉर इंस्टेंस प्रीमियम ग्रेड राइस इन द फिलिपाइन अलाउज फॉर 95%। तो यहाँ ये एग्जांपल है फिलिपाइन की तो उसमें जो प्रीमियम ग्रेड राइस है उसमें जो है वो 95% जो है वो यानी कि होल ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट है ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं मतलब वो तो हमने डिटेल में पढ़ी थी। तो ये जस्ट वन वन लाइन जो है वो डिस्क्रिप्शन है हर जो भी चीज़ यानी कि जो टोटल फिनोमिना होते हैं मॉडलर ये मॉडर्न राइस मिलिंग में तो उसके रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो इससे इससे ये होता है कि जो आपका यानी कि एक डायग्राम है स्कीमेटिक डायग्राम के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो मिलिंग ऑफ राइस में तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। जो पहली स्टेज है वो प्री क्लीनिंग है। फर्स्ट स्टेज जो है वो प्री क्लीनिंग है उसमें जो है डिफरेंट रिमूविंग ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज एंड अनफिल्ड ग्रेन फ्रॉम द पैडी। तो इसमें जो है वो डिफरेंट इम्प्योरिटी जो डस्ट डर्ट वीड सीड्स या जो मेटल्स इम्प्योरिटीज या इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें से रिमूव कर दी जाती है। इसके अलावा जो अनफिल्ड ग्रेन्स हैं यानी जिसमें दाना नहीं है वो भी यानी कि खाली कवर कैरियोप्सिस ही हैं तो उनको भी रिमूव कर दिया था फ्रॉम द पैडी। नेक्स्ट स्टेप है हस्किंग रिमूविंग द हस्क फ्रॉम द पैडी। तो यानी कि जो हस्किंग है उसका इसमें क्या है कि हस्क को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द पैडी।
तो जो हस्किंग है उसके यानी कि नेक्स्ट है हस्क एस्पायरेशन, सेपरेटिंग द हस्क फ्रॉम द ब्राउन राइस अनहस्क पैडी। तो जो हस्क है यानी जब उसकी हस्किंग वगैरह कर ली जाती है तो पैडी में वो भी माइट भी शामिल हो गए हैं, तो उनको सेपरेट कर लिया जाता है हस्क एस्पिरेशन के थ्रू। तो यानी कि जो ब्राउन राइस बच जाते हैं हस्क यानी कैरियोप्सिस को जब रिमूव कर लिया जाता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अनहस्क रह जाते हैं, तो उनमें से भी कर लिया जाता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि बेल्ट के थ्रू ये दोबारा यानी कि फिर उसकी दोबारा डी हस्किंग कर लेते हैं, क्योंकि 100% जो है वो हस्किंग का फिनोमिना नहीं होता, कोई माइट भी कुछ करना रह गए हो तो फिर वो दोबारा सेपरेट आउट हो जाते हैं। पैडी सेपरेशन, सेपरेटिंग द अनहस्क पैडी फ्रॉम द ब्राउन राइस। तो ये वो जो मैंने ये लास्ट लाइन बोली थी कि जो अनहस्क पैडी रह गए हैं तो उनको फिर रिमूव कर लिया जाता है, इसे कहते हैं पैडी सेपरेशन। नेक्स्ट स्टेप है डी स्टोनिंग, तो सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द ब्राउन राइस। तो डिफरेंट जो स्मॉल स्टोन वगैरह मौजूद हैं डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में, तो ये ब्राउन राइस के में से वो उनको निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वाइटनिंग, रिमूविंग ऑल आर पार्ट ऑफ द ब्राउन लेयर एंड जर्म फ्रॉम द ब्राउन राइस। तो जो डिफरेंट जो ब्राउन लेयर के पोर्शन हैं या जो जर्म पोर्शन है वो ब्राउन राइस के से हम अलग कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटनिंग। तो जो वाइटनिंग का फिनोमिना है दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, इधर फ्रिक्शन के थ्रू या जो है एब्रेसिव जो है वाइटनर वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग आप लोगों को बताया था कि ये एक मशीन है जिसमें फाइन पार्टिकल्स या डस्ट डर्ट, ये फाइन पार्टिकल्स कोई भी यानी कि डस्ट टाइप की यानी कि पाउडर फॉर्म में होता है ये टॉप, तो यानी कि कोई भी फाइन पाउडर की फॉर्म में उसे डस्ट कह देते हैं। तो या फिर टाग वगैरह यूज़ किया जाता है, तो उससे ये क्या होता है जो कर्नल है उसका जो टेक्सचर है उसकी जो सरफेस है वो इम्प्रूव हो जाती है, शाइनेस ज़्यादा आ जाती है। इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द मिल्क राइट्स बाय रिमूविंग ब्राउन पार्टिकल्स एंड बाय पॉलिशिंग द एक्सटीरियर ऑफ द मिल्क कर्नल। तो ये जो उसकी सरफेस है कर्नल की, उस एक्सटीरियर पार्ट है या आउटर पार्ट है उसको यानी कि शाइनिंग ज़्यादा उसमें लाने के लिए ये डिफरेंट जो है पॉलिशिंग का मेथड किया जाता है। नेक्स्ट है सिफ्टिंग, सेपरेटिंग स्मॉल इम्प्योरिटीज और चिप्स फ्रॉम द मिल्क राइस। तो ये सिफ्टिंग वगैरह की जाती है जो यानी कि मसलन ब्रोकन कर्नल्स वगैरह हैं या जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ वगैरह उसमें मौजूद फर्दर रह गई हैं, तो उसे शिफ्टिंग के थ्रू जो है वो लग कर लिया था, सेपरेटिंग स्मॉल इम्प्योरिटीज आर चिप्स फ्रॉम द मिल्ड राइस। तो नेक्स्ट जो है लेंथ ग्रेडिंग है, तो यानी लेंथ ग्रेडर या ब्लेंडिंग स्टेशन वगैरह यूज़ किए जाते हैं फॉर द एक्सपोर्ट पर्पजेज। तो इसमें ये होता है कि सेपरेटिंग स्मॉल एंड लार्ज ब्रोकन फ्रॉम द हेड राइस। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग, मिक्स हेड राइस विद द रेस्पेक्टिव प्री डिटर्मिनेड अमाउंट ऑफ ब्रोकन एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो ब्लेंडिंग में ये होता है कि जो ब्रोकन कर्नल्स हैं उसे हेड कर्नल्स में या जो होल ग्रेन्स हैं उसमें मिक्सिंग वगैरह कर लिए तो इसे ब्लेंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है वेइंग एंड पैकिंग, पैकेजिंग, prepared meal rice for the transport to the customer। तो एंड पे जो है वो उसे जितनी यानी कि जो हमारा यानी कि जो प्रोडक्ट्स की वेट है यानी कि जिस लिहाज से आप पैकिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 10 kg 20 kg 40 kg, तो उस लिहाज से उसको वेट करके उसकी प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह कर ली जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। सर राइस की ब्लेंडिंग ना हम्म, बेसिकली अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे क्या ब्लेंडिंग को? ब्लेंडिंग? जी सर। ब्लेंडिंग यानी कि जो ये टूटे हुए कर्नल्स होते हैं जो यानी कि ये वाइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू यानी कि टूट जाते हैं, और यानी कि हेड कर्नल्स या होल ग्रेन के साथ जो मिक्सिंग की जाती है उसे ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंड मैंने मिक्स करना ही होता है। ठीक हो गया। तो उसकी रेशोज डिफरेंट भी हो सकती हैं, मसलन ये वेरी करता है कि हम ये लोकल मार्केट के लिए यूज़ कर रहे हैं या एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लेंथ ग्रेडर्स वगैरह यूज़ होंगे, तो वो फिर वो डायमेंशन के हिसाब से फिर यानी कि A+ कैटेगरी के जो होंगे चावल वो एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। जो यहाँ लोकल यूज़ होंगे वो स्पॉटेड भी हो सकते हैं, टूटे हुए भी उसमें मिक्सिंग यानी कि जितना मुनाफा कमाना है उस लिहाज से मिक्सिंग कर लेते हैं। सही हो गया, मतलब कि कॉस्ट वगैरह बचाने के लिए मिक्स कर दो। हाँ जी, वो यानी कि इस्तेमाल तो सारे ही हो जाते हैं, होते हैं तो वो चावल ही हैं, जो टूटे होते हैं वो भी चावल ही होते हैं। वो यानी कई लोग यानी कि नहीं अफोर्ड कर सकते हो कि वो 150 160 रुपीज़ पर केजी के चावल खरीद सकें, वो 80 रुपीज़ पर केजी के या 70 रुपीज़ पर केजी वाले भी पका लेते हैं।
ओके हो गया। या फिर जानवरों के लिए भी ये दाना वगैरह जो यूज़ करते हैं जो घरों में, यानी कि जानवरों के लिए वो भी चावल वगैरह, उनके लिए भी जो ज़्यादा लो ग्रेड होते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि उनको भी एक ग्रेड के खिलाने चाहिए अगर हम खुद खा रहे हैं। किसी और बच्चे का भी कैसा राइस के रिलेटेड? आई क्लास क्यों इतनी कम? सब पता नहीं, ऐसे तो पहले क्लासेस हुई तो हैं, आप वैसे लोगों का पता नहीं अभी नोटिफिकेशन हो तो। गया जीसी यूनिवर्सिटी सर किस चीज़ का? के यूनिवर्सिटी बंद रहेगी? यूनिवर्सिटी तो पहले ही बंद है ना। जी सर। इधर एग्री में कल हुआ है ना नोटिफिकेशन, बाकी यूनिवर्सिटीज में हुआ है कि जो है जनवरी तक बंद रहेंगी। अब जनवरी में भी पता नहीं कि अब 11 को खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो आप लोगों को तो वैसे 4 से बुलाया था ना? सर 11 से ही बुलाया हुआ था कहीं 11 से बुलाया हुआ? प्रैक्टिकल। जी जी, प्रैक्टिकल के लिए ना कैंपस। अब मुश्किल जो ही। नोटिफिकेशन बहुत पहले आया हुआ था ना। हाँ जी, वो स्टार्ट में जो, जी जी, अब वो मुश्किल ही। उसमें मेड। हम फिर यानी कि क्लासेस आई हाँ। थिंक ऑनलाइन ही होंगी, यानी कि अब कंफर्म नहीं, क्योंकि अब सिचुएशन ज़रा ज़्यादा ही है खराब अकॉर्डिंग टू हम्म। सर मीडिया। मिड का क्या सीन होगा फिर, समर में लेंगे ये लोग के? मिड नहीं, ऐसी सीन तो कहा हुआ कि नहीं ले। मिड ऑनलाइन, ऑनलाइन लेना है, वो कौन सा फिजिकली लेना है। अगर नहीं लेंगे तो सही। वो फिर यानी कि ये होगा कि फाइनल के साथ ले लेंगे। लास्ट टाइम तो ये मैं इधर यानी कि क्लासेस लेता था तो वो सेमेस्टर मेरा ख्याल जनवरी फरवरी का स्टार्ट हुआ तो हमने सितंबर में पेपर लिया। पता नहीं ये क्या है, यानी कि यूनिवर्सिटी वाले करते सितंबर में यानी कि ऑनलाइन पेपर हुआ।